काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शुक्रवार को सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार और पलटवार जारी है। आरजेडी की ओर से आरोप लगाया गया है कि चुनाव से जुड़े अफसर धांधली कर सकते हैं। चेतावनी दी गई है कि ऐसा हुआ तो नेपाल और बांग्लादेश में जिस तरह हालात बेकाबू हो गए, देश जिंदगी के हवाले हो गया, वही हालात बिहार में हो जाएंगे। इसी मुद्दे पर हम लेकर आए आज आपका फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट। तो चुनाव बिहार में पहले भी हुए हैं, लेकिन 75 साल में शायद ये पहली बार है जब चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष के अविश्वास का आलम यह है कि आरजेडी के एक एमएलसी अब सीधे तौर पर धमकी पर उतर आए। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह की चेतावनी है कि अगर काउंटिंग में गड़बड़ी हुई तो बिहार में नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं। बिहार डीजीपी के आदेश पर साइबर थाने में सुनील सिंह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। बिहार में मतगणना से पहले राजनीति में उबाल आ गया है। लालू प्रसाद के बेहद करीबी सुनील सिंह का सवाल है कि 5 करोड़ वोट पड़ने के बावजूद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को एग्जिट पोल में 50 से कम सीटें मिलने का अनुमान क्यों लगाया गया है। उन्हें लगता है ये एग्जिट पोल दरअसल एक तरह की साजिश है। उन्होंने अफसरों को भी सचेत किया है कि वो हारने वाले प्रत्याशियों को जिताने की कोशिश हरगिज ना करें। गड़बड़ी हुई तो बिहार में नेपाल और बांग्लादेश का नजारा देखने को मिलेगा। किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, किसी भी थाना में चले जाइए, किसी भी अनुमंडल में चले जाइए, मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए भी रिश्वत देना पड़ता है। क्या लोगों ने इसके लिए वोट किया है बढ़ करके? आज तक बिहार का सारा रिकॉर्ड टूट चुका है। 69% वोट पोल हुआ है और यह वोट जो पोल हुआ है ये बदलाव के लिए हुआ है, इस भ्रष्टाचारी सरकार से निजात पाने के लिए हुआ है और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हुआ है। जो ग्राउंड जीरो पर थे वो लोग आश्चर्यचकित थे कि अरे भाई यहाँ सारा जो वोट है वो किसी एक पार्टी को जा रहा है और वहां एग्जिट पोल कुछ और बता रहा है। आरजेडी एमएलसी की धमकी पर सत्ता पक्ष की तीखी प्रतिक्रिया आई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है बिहार में कानून का राज है और अगर किसी ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इस तरह के भाषा का प्रयोग जिस तरह से आरजेडी के कुछ लोग कर रहे हैं, ये जनता और मतदाता का अपमान करना है। जनता और मतदाता जिसको मैंडेट देगा सरकार उसी की बनेगी और जनता ने मैंडेट स्पष्ट दिया है कि एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है और कोई जंगल राज नहीं है कि कोई गुंडागर्दी करेगा। कानून का राज है और कानून के राज में किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इस तरह का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये तो बस खाली ख्याली पुलाव वाली बात है। जनता जानती है कि जिसको मैंडेट है जनता उसके साथ है। नीरज जी, आज आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह, उन्होंने मतगणना पर सवाल उठाया है, एग्जिट पोल पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि बिहार को नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात बनाने के। एग्जिट पोल से नर्वस क्यों कर जा रहे हैं? चुनाव में कोई नर्वस करता है? चाहे तो एग्जिट पोल के आधार पर उनको एहसास हो रहा होगा एग्जैक्ट पोल वही रिजल्ट होगा। भाई वो एक संस्था के द्वारा किया गया है, 11 संस्था के द्वारा आया जिसमें हमको बढ़त दिखाया गया। एक संस्था के द्वारा आया है कि भाई उसमें क्लोज कंटेस्ट है, तो उसके दफ्तर में आग लगा दीजिएगा। लोकतंत्र नहीं है देश के अंदर में। ये किसी को अधिकार है। जो जनता का जनादेश आएगा ये नजर नहीं आया कि बिहार में हम समझते पहली बार संभवतः एक भी मतदान केंद्र पर कोई रीपोलिंग की बात नहीं आई। एक शिकायत महागठबंधन के उम्मीदवार ने नहीं किया। उन्होंने लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति अगर कोई कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, अगर उस अधिकार का हनन कर रहा है, वोटों का अगर जो लोगों ने दिया है जो बॉक्स में बंद हो गए हैं और उसका अगर सरकार के माध्यम से या अन्य एजेंसियों के माध्यम से हनन होगा तो लोगों में गुस्सा स्वाभाविक है। और उसके बारे में उन्होंने बताया है लोकतंत्र लोकतांत्रिक अधिकार जनता के द्वारा दिए गए वोट को अगर संरक्षित नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं माहौल को दूसरी दिशा में भटकाने का प्रयास होता है। तो लोकतंत्र लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए जनता भी आंदोलन खड़ा करती है और उसी का उन्होंने बात कहा है, उसको अन्यथा ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अब सोच लीजिए, रिजल्ट से पहले ही हार मान चुके हैं।
ऐसे ही ये लोग वोट चोरी का हल्ला किए। उससे पहले 2024 में बोले संविधान खतरे में, तो जनता नहीं मानी। इस बार वोट चोरी का हल्ला करते रहे। अब इतना बड़ा चुनाव हुआ, कहीं इसका चर्चा भी किया SIR वोट चोरी का? सब जगह पोलिंग हुआ, कोई चर्चा भी हुआ? और कल काउंटिंग है, सब लोग शांति से देख रहे हैं और ये अपने लोगों को भड़का रहे हैं कल, क्योंकि रिजल्ट उनको पता है क्या होने वाला है। कौन सा शब्द पकड़ के बैठ जाते हैं? उन्होंने एक इशारा किया कि ऐसी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सवाल आपका होना चाहिए था कि गड़बड़ी करने वालों पे आप किन पे पड़ गए? जिन्होंने ये कहा कि लोग आक्रोश में सड़कों पर आ सकते हैं। महत्वपूर्ण था उस सवाल को डील करना, ना कि उस सवाल के बनिस्बत सुनील जी ने क्या कहा। नक्षत्र न्यूज को महागठबंधन के खास सूत्रों से पता चला है कि अलायंस ने विधायकों की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए प्लान पर काम शुरू कर दिया है। महागठबंधन के विधायकों को कांग्रेस की सरकार वाले राज्य जैसे हिमाचल में शिफ्ट करने की संभावना पर काम किया जा रहा है। सुनील कुमार सिंह विधान परिषद सदस्य, राष्ट्रीय जनता दल ने धमाका कर दिया। कहा वोट चोरी हुई तो नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि बिहार की जनता ने किस पर मोहर लगाया है, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन उससे पहले सुनील कुमार सिंह ने एक विवादास्पद बयान देकर कहीं न कहीं बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी है। सहयोगी शाहिद के साथ मरगुब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। तो बिहार में आज बहुत लोगों की बेसब्र रात गुजरने वाली है, क्योंकि कल फैसले का दिन है, परिणाम का दिन है। 2 चरणों में चुनाव संपन्न हुए और कल नतीजे आ जाएंगे। मतगणना है, उससे पहले पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। कहीं पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, कहीं मिठाइयां बनाई जा रही है, कहीं इस तरह के बयान आ रहे हैं जो सुनील सिंह का आपको हमने सुनाया। इन तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास पैनल हमारे साथ जोड़ रहा है, झारखंड की राजधानी रांची से लेकर बिहार की राजधानी पटना तक। पहले मेहमानों का तारुफ कराएंगे, उसके बाद चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ स्वामी दिव्य ज्ञान है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्कल मेल के संपादक है। बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। हमारे साथ धर्मेंद्र तिवारी जी हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी आपका। और शशि रंजन सिंह साहब हैं, बीजेपी के नेता हैं, बिहार से हमारे साथ जुड़े। शशि साहब बहुत स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। दाओ अभी और भी मेहमान हैं, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम स्वामी जी का रुख करेंगे। स्वामी दिव्य ज्ञान जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और चीज़ों को बहुत बारीकी से बिहार चुनाव के उन्होंने समझा है, बहुत कुछ आकलन है उनको बिहार चुनाव को लेकर। पहले उनसे हम समझ लेते हैं और उसके बाद फिर मेहमानों के पास जाएंगे, क्योंकि मेहमानों के पास जाएंगे तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा। स्वामी साहब स्वामी जी आपने जो आपकी एनालाइज आपने जो किया है, किस रूप में देखते हैं? क्योंकि एग्जिट पोल की लगातार हम बात कर रहे हैं। एग्जिट पोल में बढ़त दिखाई जा रही है एनडीए को, कुछ में कांटे की टक्कर है, कुछ में महागठबंधन की सरकार है। आपका क्या आकलन है? साथ ही साथ इसके बारे में भी चर्चा जरा कर दीजिएगा कि जो बिहार से छन के खबर आ रही है कि बहुत सारे इस बार मंत्री जो है, महागठबंधन भी कह रही कि सरकार के खिलाफ लोगों में इस तरह का आक्रोश है कि बहुत सारे मंत्री इस बार जो है वो चुनाव लूज कर रहे हैं। इन दोनों मसलों पर आपकी राय हम जान लेते हैं, उसके फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहले एग्जिट पोल को हम लोग देखें। देखिए, जैसे दैनिक भास्कर हुआ या इंडिया टुडे हुआ या कुछ संस्थान जो हैं जी जो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं जी, उनके द्वारा जो ये एग्जिट पोल कराया जाता है, ये तो बात समझ में आता है। लेकिन अन्य जो एग्जिट पोल होते हैं उसकी फंडिंग कहाँ से होती है, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है। और वो एग्जिट पोल क्यों कर रहे हैं, क्यों कराया जाता है? हाँ, वो भी एक सवाल है। ये एक जबरदस्त सवाल है। हाँ। और यहाँ पे संभावनाएं जो दिखती हैं, यहाँ कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, पूरी दाल काली है, ऐसा पक्ष विपक्ष बोल सकते हैं। लेकिन जो एक पत्रकारिता नजरिया जब जाएगा तो ये संभावनाएं स्पष्ट नजर आएंगी। मैं एक, हालांकि किसी अखबार पर कमेंट नहीं करना चाहिए जी। जैसे एक दैनिक भास्कर ने एक स्टिंग ऑपरेशंस कराया था, और वो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिसमें झारखंड की एक नेत्री फंसी थी, उसका नाम आया था। लेकिन आगे वो स्टिंग ऑपरेशंस क्यों रुक गया, उसका परिणाम क्यों नहीं आया? बीजेपी के ही एक विधायक का एक ऑडियो टेप सामने आया था
उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई, और जो कई सारे मसले उठाए गए थे, जैसे कि बीजेपी के ही प्रदेश अध्यक्ष जी एक अल्पसंख्यक कॉलेज पे उनके बारे में दावे पर ये बात उठे थे। बीजेपी के ही मंत्री थे मंगल पांडे, उन पर आरोप थे, जीवेश मिश्रा पर आरोप थे, और साथ में ही राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकारी अध्यक्ष या सुप्रीमो कहें, उन पर कई सारे आरोप थे। इन आरोप प्रत्यारोप में हु इज द बेस्ट और हु इज द वर्स्ट, यहाँ पे जाके बिहार का चुनाव आ रहा है। बिहार का जो चुनाव मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, वो पूरी तरह से विकास पर हो ही नहीं रहा है। चुनाव से पहले 10,000 रुपया उनको मिल गया, फिर 3.5 करोड़ सरकारी नौकरियां, फिर 1 करोड़ सरकारी नौकरियां, ये सब मुद्दों पर भटक गया चुनाव। विकास बनाम जातिवाद, तो पूरा टिक गया है मामला जाति में, और वो लोग ऐसा सोचते हैं कि उस जाति का अगर कोई बड़ा बाहुबली है तो हमारे जाति का कौन बड़ा बाहुबली है। तो ये मुद्दा इधर चला जा रहा है। तो एग्जिट पोल जो हो रहा है, इस पर, इसकी विश्वसनीयता पर बिल्कुल सवाल उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ, झारखंड का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र, हिमाचल, तमाम गलत साबित हुए, तमाम जगह पर जो गलत साबित हुए। तो ये एग्जिट पोल का सैंपल साइज क्या है, और सैंपल साइज को भी आराम से उसको बाइफरकेट किया जा सकता है, किया ही जा सकता है, और उसको मैनेज भी किया जा सकता है। अगर मैं जा करके उन क्षेत्रों में करूं जहां अल्पसंख्यक बहुल्य है तो महागठबंधन को मिलेगा, जहां बहुसंख्यक बहुल्य है वहां पे एनडीए को मिलेगा। तो इस तरीके से जो एग्जिट पोल का जो सिनारियो है, ये बड़ा टिपिकल है, और लग गया तो भाई देखो मैं एक्यूरेट हो गया। जैसे एक एक्सिस करके एग्जिट पोल करते हैं, एक्सिस इंडिया या एक्सिस करके कुछ है, वो उसके डेटा में मैं देख रहा था कि एनडीए को आ रहा है 43% और महागठबंधन को आ रहा है 41%। अब इतने वोटों में आप सीट को 35 से 40 सीट कम करके दिखला रहे हैं महागठबंधन को। आखिर ये टेक्निक क्या है भाई? तो ये प्रश्न उठता है। बहुत सारे प्रश्न है सर। आपका क्या आकलन है? आपने जो स्टडी किया, आपका क्या आकलन है सर? देखिए, मेरा जो आकलन है 121 सीटें एनडीए ला रही है, मैंने मैक्सिमम एनडीए, और जो महागठबंधन है 116 सीट पर जा रही है। तो ये जो स्थिति नेक टू नेक है। अगर किसी भी डेटा को आप देखेंगे और बड़े सैंपल साइज को आप स्टडी करेंगे तो आप यहां तक पहुंच सकते हैं। चलिए, लौटते हैं सर आपके पास। एक बार शशि रंजन सिंह साहब का रुख कर लेते हैं। शशि रंजन सिंह साहब, धड़कनें आज रात भर बढ़ी रहेंगी, कल फैसले का दिन है, और उससे पहले बिहार की सियासत में कुछ ऐसे बयान आने लगे हैं, आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं, जो बिहार की सियासत की सरगर्मी को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। सुनील सिंह साहब को सुना होगा आपने। शशि साहब, आवाज नहीं मिल रही मेरी? हाँ, अब आवाज मिल रही है। थोड़ा देर पहले आप बोले वो आवाज नहीं आ रही थी। शशि साहब, सवाल आपसे यह है कि आज तो फैसले वाली रात है, कल फैसला आ जाएगा, और इस बीच बिहार की सियासत में बयानों का दौर शुरू हो गया है, अपने अपने दावे हैं, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी हो गया है। जो आरजेडी के एमएलसी ने जो बयान दिया वो भी आपने सुना होगा। किस रूप में देख रहे हैं इस पूरे सिनेरियो को? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के नेता हार के डर से ये ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि इस राज्य में अराजकता पैदा करें। लेकिन बिहार की जनता ने शांतिपूर्वक मतदान करके यह बता दिया कि बिहार में
90 वाली दशक नहीं है और हम लोग शांतिपूर्वक बिहार जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चले बिहार। इसलिए शांति के लिए बिहार की जनता ने मतदान किया है। और ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग समाज में हमेशा जहर उगला है। ये लोग ये समाज में नफरत के भाव पैदा किए हैं, हमेशा समाज के लोगों को तोड़ने का काम किया है। इन लोगों ने तो बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, समाज के अंदर में अराजकता पैदा कर दिया था। और आज फिर चुनाव के संध्या पर ही, शाम को ही, एक दिन पहले ही ये हार के डर से इस तरह से अनर्गल बयान ये लोग दे रहे हैं। तो आखिर क्यों बयान दे रहे हो भाई? बिहार की जनता पर विश्वास नहीं है, अराजकता करना चाहते हो। लेकिन बिहार में सुशासन की सरकार है, अमन चैन पसंद लोग हैं, निश्चित रूप से बिहार की अच्छा, ये ठीक है शशि साहब, बयान इस तरह के ऐसे बयानों से दूरी रहना चाहिए, लेकिन क्यों लगातार इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है? विपक्ष लगातार चुनाव से पहले भी, चुनाव के दौरान भी, नतीजे आने के समय भी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा है चुनाव आयोग के। देखिए, बात स्पष्ट है, विपक्ष चुनाव हार रहा है। उसको नजर आ रहा है कि बिहार की जनता विकास देख रही है, बिहार की जनता सुशासन देख रही है। इसलिए हार के डर से ये लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों सवाल खड़ा कर रहे हो भाई? हम भी तो चुनाव लड़ते हैं, कहीं हम लोग सवाल इस तरह का पैदा नहीं करते हैं, अराजकता वाली भाषा नहीं बोलते हैं। आप लोग को जब हार का डर हो गया तो ये अराजकता वाली भाषा। हम बिहार के आम जनमानस को यह बताना चाहते हैं कि ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग अगर बिहार को अराजकता पैदा करना चाहते हैं तो ये सुशासन की सरकार है, आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में ऐसे लोगों पर शासन प्रशासन कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। चलिए, धर्मेंद्र साहब का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र साहब, पोस्टर भी लगने शुरू हो गए हैं। अभी 2-3 दिन पहले पटना पोस्टर लगा था कि 25 से 30 फिर से नीतीश। आज टाइगर अभी जिंदा है, जेडीयू कार्यालय के जस्ट बाहर ये पोस्टर लगा है। दूसरी तरफ सापा ने भी पोस्टर लगा दिया आरजेडी कार्यालय के बाहर, बाय बाय चाचा करके एक पोस्टर वहां पर लगा। किस रूप में आप देख रहे हैं? क्योंकि दोनों साइड से कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा है कि भाई हम सत्ता में आ रहे हैं, चाहे एनडीए की बात करें चाहे महागठबंधन की बात करें। देखिए, बिहार की राजनीति जातिगत लोग व्यवस्था बनाए हुए हैं, लेकिन हर जाति को विकास चाहिए, हर लोगों को शांति चाहिए, अमन चैन चाहिए। जाहिर तौर पर। और हमारे जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना अधिकार समझती है कि हम इस जाति के हैं तो ये जाति हमारे पीछे चलेगी। लेकिन अब एजुकेशन, शिक्षा का स्तर बढ़ गया है, लोग अपना नफा नुकसान समझते हैं। जिस तरह से वोट परसेंटेज बढ़ा है, 10%, 9% का वोट परसेंटेज बढ़ा है, महिलाएं आगे आई हैं। ये पुरुष प्रधान हमारा समाज था, लेकिन महिलाएं जिस तरह से आगे आई हैं, हम तो यही बात करेंगे कि विकास के लिए ही वो आगे आई हैं। वो भी स्थिति को समझ रही हैं। हमारे पुरुष समाज में जाते हैं, वो समझते हैं जातिगत व्यवस्था को, लेकिन हमारी बहनें जो माताएं हैं वो इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो वोट हुआ है, पहले वोट होता था, कितने बूथ कैंसिल होते थे, फिर पोलिंग होती थी, लेकिन अभी जिस तरीके से 243 सीटों के लिए इतने मतदाता हैं हमारे यहाँ, और उन लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, परसेंटेज बढ़ा, कहीं कोई कैंसिलेशन नहीं हुआ, और जितने भी आरोप विपक्ष द्वारा लगाए गए, अब तो ये 12 घंटे की बात है, मत पेटी में बंद है। यदि आपको अविश्वास था तो आप लड़ते ही नहीं चुनाव। कभी SIR की बात करते हैं, कभी आप बात करते हैं मत पेटियों की बात करते हैं। तो मैं समझता हूं कि मत जो अधिकार देना था, जनता ने अपने मतदान का प्रयोग कर दिया है। तो एग्जिट पोल के ऊपर नहीं जाके एग्जैक्ट जो पोल है उसका परिणाम कल सुबह 12 घंटे बाद मिल जाएगा। 2-4 घंटे में स्थिति साफ हो जाएगी। नहीं, पर धर्मेंद्र साहब, जो महागठबंधन का दावा है कि महिलाओं का कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर या महिलाओं का झुकाव नीतीश कुमार की तरफ निकाल, और खास करके शराबबंदी एक जो कानून लाया उसके था, तो महिलाओं ने ज्यादा वोट टर्नआउट हुआ, तो उससे आप लोगों को बहुत ज्यादा हाइप नहीं मिला। महागठबंधन का कहना है कि भाई महिलाएं तो वोट करती आ रही थी,
जो युवा वर्ग है, जो रोजगार पलायन की समस्या से झेल रहा था, वो तेजस्वी के साथ कनेक्ट कर गया कि तेजस्वी ने टाइम फ्रेम में बांध दिया कि भैया हम 20 दिन में नियमावली बना लेंगे और 20 महीने में आपको नौकरी दे देंगे। देखिए, उनके जुमलेबाजी को युवा समझते हैं और जो मत देने वाले जो मतदाता हैं वो भी ये जो इनके तेजस्वी जी के जुमलेबाजी को समझ रहे हैं। ये क्या करेंगे? ये कुछ नहीं करेंगे लोगों को और समाज को परेशान करने के सिवा। इसलिए लोगों ने अभी तक देखा है विकास को, और जो विकास का मॉडल देखा है, भ्रष्टाचार को देखा है, परिवारवाद को देखा है, तो वो कम से कम वोट नीतीश जी के फेवर में ही किए हैं, एनडीए के फेवर में किए हैं। तो जो भी चीज़ें हैं ये कल सामने निकल करके आ जाएगी, और थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए और समाज में समरसता लाना चाहिए, समाज में जहर नहीं घोलना चाहिए। चलिए एक बार स्वामी दिव्यज्ञान जी का रुख कर लेते हैं। स्वामी जी, ये हम लोग हमेशा देखते आए हैं, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ पत्रकार, हम लोग हमेशा देखते आए हैं कि जहाँ भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ते हैं तो साफ तौर पर इशारा उस तरफ रहता है कि भाई वो सरकार के विरुद्ध पड़ रहा है, अगेंस्ट इस्टेब्लिशमेंट पड़ रहा है, हम लोग शब्दों में इस्तेमाल करते हैं। ये वोटिंग परसेंट जो बढ़ा है वो कुछ और इशारा कर रहा है, एग्जिट पोल कुछ और बताता है, दावे कुछ और बताते हैं, पूरा कन्फ्यूजन वाला स्टेट है। आमतौर पर बिहार का जो पैटर्न रहा है वो हमेशा एक क्रिएटिविटी का पैटर्न रहा है। नीतीश कुमार के शासन काल से के बाद हमेशा थोड़ा बहुत पैटर्न बढ़ा है, वोटिंग पैटर्न। और यहाँ जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उसका कारण SIR है। तो क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ वोटर्स कम हो गए तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। जो पहला चरण में लोग बता रहे थे 5-7% बढ़ा था, वो 2.31% था जो रियल आंकड़ा में देखा जाए, और दूसरे में 4% के आसपास आप उसको मान सकते हैं। दूसरे चुनाव में जो दूसरा सेकेंड फेज था तो ऐसे स्थिति में, और इसका जो मेन फैक्टर जो वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने का था। सर, SIR से इसके कैसे लेना देना? SIR से तो वोट कटे हैं और बोकस वोटिंग हुई नहीं। जैसे 100 में 80 पढ़ते थे जी, या 100 में 60 पढ़ते थे, ठीक है, तो वही 80 में 62 पढ़े हैं। अच्छा, तो वो परसेंटेज तो बढ़ गया ना। तो SIR में नाम कटा तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, नंबर ऑफ वोट्स कितना बढ़े ये अभी तक चुनाव आयोग वो आंकड़ा जारी नहीं किया, जिसके लिए लगातार महागठबंधन सवाल भी उठा रही है कि आंकड़े जारी कीजिए भाई। और दूसरा एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जो जन सुराज का आंदोलन हुआ उसमें बिल्कुल जगमगाहट आ गई, हर जगह अवेयरनेस हो गया। और जो BLOs थे विभिन्न पार्टीज के, उन्होंने वोट को बढ़ाने के लिए हर दल ने प्रयास किया कि नहीं हमारा वोट बढ़े। और ये दूसरा एक अल्पसंख्यक में, मेरे एक मित्र थे, पत्रकार हैं इधर से आपको किशनगंज के, वो बतला रहे थे, दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, वो बता रहे थे कि अल्पसंख्यक समुदाय में एक मैसेज स्प्रेड कर रहा है कि अगर तुम वोट नहीं दोगे तो तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी। और जब अल्पसंख्यक का वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है और एग्जिट पोल दिखा रहा है कि महागठबंधन काफी पीछे आ रहा है, ये भी एक क्या नाम है, विचारणीय विषय है। सर, जन स्वराज का आपने जिक्र किया, जो संक्षेप में ही रखिएगा। जन स्वराज का किधर मेजरली डैमेज, क्योंकि चाहे वो महागठबंधन हो या फिर NDA हो, वो उनको वोट कटवा के नाम से ही बोल रहे हैं। तो किधर ज्यादा मेजरली डैमेज है? देखिए, जन जी जो हैं 70% जन स्वराज के पक्ष में थे, 30% जो थे वो तेजस्वी यादव के पक्ष में थे। उनको कुछ इनोवेटिव आइडियाज मिले थे। तो देखिए, जहाँ मुस्लिम्स हैं, अल्पसंख्यक हैं, वहाँ तो ये पूरी तरह से नुकसान NDA का, ये क्या नाम है, महागठबंधन का करेंगे। और जहाँ पर अन्य जगहों पर इनका सेंधमारी प्रयास किया था, लेकिन क्या मैंने जहाँ NDA को नुकसान करने का था, लेकिन NDA का एक टेक्निक आपको मैं बता रहा हूँ
जो कि इनोवेटिव होगा आपके लिए, कि जो 7 उम्मीदवार इन लोगों ने तय किए थे कि 7 में से किसी एक को टिकट देना है, ठीक है। उनमें से 3 या 4 अभी एनडीए के पक्ष में चले गए। तो अच्छा। इससे जन स्वराज का जो ग्राफ था वो डाउनवर्ड्स हो गया। अच्छा, मतलब एनडीए अपने वोट के बिखराव को बचाने की रणनीति में कामयाब रही है, आप कह रहे हैं। हाँ जी। चलिए तो आज फैसले वाली रात है, क्योंकि कल परिणाम आने वाले हैं बिहार चुनाव को लेकर, और बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मी भी बढ़ी हुई है, बयानों का दौर भी चल रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं, और इसी मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, और ब्रेक में जाने से पहले जनसुराज की भी चर्चा हो रही थी, और जनसुराज के गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद मसूद्दीन साहब जुड़ गए हैं, जनसुराज के प्रवक्ता है। सैयद साहब, बहुत स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। शुक्रिया आपका। सैयद साहब, जो बातें उभर कर सामने आ रही है कि जिस तरह से महागठबंधन लगातार एमआईएम को बी टीम कहता चला आ रहा था, एनडीए की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, वैसे जनसुराज के लिए अब आरोप लग रहा है एनडीए की तरफ से कि ये महागठबंधन की बी टीम है। बट जनसुराज ने कितना कमाल किया है तो कल नतीजों के बाद आएगा, लेकिन कोई ये बताने की अभी पोजीशन में नहीं है कि मेजरली डैमेज जनसुराज किधर कर रहा है। किस रूप में देख रहे हैं अपनी उपस्थिति को बिहार चुनाव में? देखिए जनाब, हम किसी को डैमेज करने के लिए नहीं आए हैं। हम जैसे ये सब राजनीतिक दल है, वैसे ही हम भी लोकतंत्र में, हमको भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। हमने पहली बार बिहार में 35 सालों के बाद हमने इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की है, इशू बेस्ड चुनाव हुआ है। हमने रोटी, कपड़ा और मकान, आधुनिक शिक्षा, बेहतर अस्पताल की बात की है। हमने पलायन को पूरे चुनाव के केंद्र में लाया है। ये जनसुराज को क्रेडिट जाता है कि जब आदरणीय प्रशांत किशोर जी पद यात्रा कर रहे थे अपनी विदर्भा आश्रम से, उन्होंने गांधी के आश्रम से शुरुआत की थी, तो वहां जो सबसे बड़े पूरे 5500 गांव की पद यात्रा में जो सबसे बड़ी पीड़ा उनको नजर आई, वो ये थी कि गांव में मर्द की शक्ल में लोग नहीं थे, किसी का पति नहीं था, किसी के बेटे नहीं थे, किसी का भाई नहीं था। तो उन्होंने पलायन की पीड़ा को काफी समझा, देखा, और उसको उन्होंने लोगों की पीड़ा को उन्होंने चुनाव में लाया। तो पहली बार ये जो केंद्र में पलायन रहा है लोगों के, और निश्चित रूप से हमने चुनाव जीतने के लिए, लोगों को जनता का सुंदर राज स्थापित करने के लिए बिहार में 13 महीने की इस पार्टी ने कमाल किया है। और आप देखेंगे इन सब, इस पर मत जाइए आपकी कौन सा टीवी क्या कह रहा है, हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे। ये कि एग्जिट पोल क्या कह रहा है। एग्जिट पोल 2004 में जो इंडिया शाइनिंग हो रहा था स्वर्गीय प्रमोद महाजन के नेतृत्व में, तो आपने तब से देखा है अब तक 8 बार ये एग्जिट पोल का क्या हश्र हुआ है। अभी हाल के दिनों में आपने कर्नाटक वगैरह में ही देखा होगा। इसलिए इन सब चीजों में नहीं जानना चाहते हैं। हमें चुनाव के दिन नवादा के 72 मतदान केंद्रों पर थे, और मैंने 72 केंद्र बहुत करीब से देखा है कि इस बार पहली बार लोग छठ में, दिवाली में लोग आए अपने घरों में और रह गए कि वोट दे के जाना है। वो आंकड़े भी बता रहे हैं, वो आंकड़े भी बता रहे हैं। लेकिन सैयद साहब, जिस तरह से आप लोग मजबूती से चुनाव, जबकि चुनाव की घोषणा हुई थी या चुनाव की घोषणा से पहले ही आप लोग, जनसुराज जब शक्ल में आया था तो बहुत एक्टिव आप लोग थे, पर जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीकी आ गई, आप लोग उतने ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आए हैं। क्या आप मेरी इस बात से, हालांकि आप मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, पर वो उपस्थिति आप लोगों की नहीं दिखी जैसा चुनाव से पहले दिख रहा था कि जनसुराज इस बार एक बड़ा विकल्प बनकर बिहार की सियासत में है? निश्चित रूप से बिहार की जनता ने हमको एक नए विकल्प के रूप में हमें आस्था व्यक्त की है। देखिए, हुआ यह है कि चुनाव के टाइम में राजनीतिक जो कार्यकर्ता हमारे जो थे सब अब 243 विधानसभा क्षेत्रों में गए, हमारे नेता भी गए। तो आपको टीवी में कम नजर आ रहा होगा, लेकिन गांव की गलियों में, गांव की झोपड़ियों में हम हर जगह मौजूद थे, और जनता ने इस बार बदलाव के लिए वोट किया। ये मैं आपको पूरे तौर पर आश्वस्त कर देना चाहता हूं। शशि साहब, आप सुन रहे होंगे सैयद मसूद्दीन साहब को, जनसुराज के प्रवक्ता हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जो मुद्दा बेस्ड पॉलिटिक्स था, वो सिर्फ जो मुद्दे हैं, जो ज्वलनशील मुद्दे हैं बिहार के, जनसुराज ने उठाया है। इस वजह से वहां की आवाम, वहां की जनता, वहां के वोटर्स जो है वो जनसुराज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आप लोग इनको संज्ञा, बीजेपी के बहुत सारे नेता को मैं कहते सुना हो कि महागठबंधन की बी टीम है ये।
शशि साहब। जी जी जी, देखिए हम जन सुराज पर चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि जन सुराज कहीं विषय ही नहीं रहा इस चुनाव में बिहार में। यहाँ जन सुराज का इस चुनाव में कोई असर नहीं है। देखिए बिहार की जनता ने जो वोटिंग किया है, पता चल जाएगा कि जन स्वराज किस दवाई का नाम है। जो वोटिंग किया है बिहार की जनता ने, अब इनको बेचारे चिल्लाने का बीमारी हो गया है तो क्या कहें हम। ये लोग चिल्लाते चिल्लाते कल जो 12 बजे के बाद रिजल्ट मिलेगा तो ये लोग अपने चित्ताने अपने घर में मिलेंगे। जो स्थिति बिहार की जनता ने इस बार इस चुनाव में विकास पर मतदान किया है। आप बिहार के सड़कों पर जाइए, बिहार के बिजली का जिस तरह से गांवों के अंदर में बिजली की व्यवस्था की गई है, लोगों को बिजली फ्री किया गया है। बिहार में जिस तरह से वृद्धा पेंशन 1100 रुपये किए गए, महिलाओं को काम करने के लिए, मतलब महिला कहीं ना कहीं स्वरोजगार खड़ा करे, इसके लिए पैसे देने का काम सरकार ने किया है। एक नई लकीर खींची है बिहार के महिलाओं। अच्छा, आप लोग एनडीए के जो नेता हैं और खास करके बीजेपी के नेता, सड़क, बिजली, वृद्धा पेंशन और महिला को 10,000 की राशि, इससे आगे आप लोग क्यों नहीं बढ़ पाते? पलायन पे आप लोग नहीं कहते हैं, रोजगार पर आप लोग नहीं कहते। आप लोग तो वादा किए थे 2020 में रोजगार का भी। डबल इंजन की सरकार सिर्फ ढोल पीट रही है वृद्धावस्था पेंशन पर। हाँ बोलिए शशि साहब। देखिए बात स्पष्ट है, बात पहले सुन लीजिए मेरी बात को। जिस पलायन की ये बात कर रहे हैं, बिहार में हाल के दिनों में हम लोगों ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया है। और जहां तक रोजगार की बात है तो रोजगार के लिए हम लोग बैंक के माध्यम से उनको स्वरोजगार खड़ा करने के लिए, रोजगार खड़ा करने के लिए पैसा देने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार सबका साथ सबके विकास के लिए काम कर रही है। और कल जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद विरोधी आज मैं देख रहा हूं कि एकमात्र जन सुराज के आपके इस चैनल पर बैठे हुए हैं। सारे महागठबंधन के लोग भाग गए हैं, चैनल पर आने के लिए तैयार ये लोग नहीं है, क्योंकि कल का रिजल्ट उन लोगों को पता है। अपने नेता सम्राट चौधरी के बारे में बताइए, अभी अपने नेता विजय सिन्हा जी के बारे में। दोनों की खड़िया खड़ी कर रही है जनता, दोनों की खड़िया खड़ी। आपके पास चेहरा कहाँ है? जो व्यक्ति 60 हत्याओं का अभियुक्त है, आपको नरसंहार का अभियुक्त है, वो आपका नेता है। आप जो मेरे लिए अभियुक्त है, वो आपका भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। आपका कौन है? इसलिए कोई बात नहीं है, राजबाबू है, बात करना बेकार समझ रहा हूं। विजय सिन्हा जी है। अच्छा मसूद्दीन साहब, उनकी बात मुकम्मल करने समझ रहा हूं, आप कोई विषय नहीं है। कल 12 बजे के बाद आप लोग चित्ताने घर में सोते नजर आएंगे। अच्छा चलिए, एक बार धर्मेंद्र साहब का रुख कर लेते, लौटते हैं आपके पास शशि साहब। धर्मेंद्र साहब, जो मैंने सवाल किया शशि साहब से कि 4-5 ही मुद्दे, ठीक है, सड़कों का जाल बिछाया गया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कोई भी बिहार जाएगा तो नीतीश सरकार ने वहाँ सड़कों का जाल बिछाया, बिजली की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हुई है। इससे आगे आप लोग नहीं बढ़ पाते हैं। रोजगार की बात हमने किया तो शशि साहब कह रहे 10 लाख रोजगार हमने लोगों ने दिया है। हर साल 12 लाख रोजगार का 7 निश्चय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वादा किया था। 10 लाख का आप लोग जिक्र कर रहे हैं, हर साल 12, यानी कि 12-25-60 लाख रोजगार की बात होनी चाहिए। देखिए, जब व्यवस्थाएं गड़बड़ हो उसको सुधारने में समय लगता है। जो समय लगा, अब ये जो सरकार आएगी अभी 30 तक, उसमें एनडीए की जो सरकार बनेगी उसमें इन सारी व्यवस्थाओं को सुधार लिया जाएगा। शिक्षा में विकास हुआ है और चिकित्सा में विकास हुआ है, हर चीज में विकास हुआ है। 20 साल आप लोगों को मिले, 20 साल जो गड्ढा था, जिस तरह का आतंक था, गड्ढा था, उस गड्ढा को भरने में, व्यवस्था को पटरी पर लाने में समय लगा है। और ये समय जो है, ये जनता सब समझ रही है, यहाँ के युवा समझ रहे हैं, महिलाएं समझ रही हैं। जो आज 18 वर्ष के हो गए हैं, नीतीश जी जब आए थे सरकार में, जो 5 साल 7 साल के बाद जो स्कूल जा रही थी बच्चियां, उनको उन्होंने किस तरह प्रमोशन किया, किस तरह साइकिल दिया, किस तरह व्यवस्था किया कि वो आए, स्कूल में आए। आज वो लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ चुकी हैं, वो भी समाज में अपने आप को स्थापित करके वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग किए हैं। तो जो व्यवस्था नीतीश कुमार जी ने एक विजन रख करके की है,
तो ये केवल सड़क और बिजली पर ही नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ था आतंक का माहौल था। वो आतंक को उन्होंने ख़त्म किया, लोगों में शांति, प्रेम, भाईचारा उन्होंने दिया। कितने राइट्स हुए, पहले लोग अपने फायदे के लिए राइट्स कराते थे, लोगों में समाज को तोड़ते थे। आज हमारे बात करते हैं लोग हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के बारे में, आप जाइए गांव में देखिए किस तरीके से लोग अपना हक समझते हैं कि ये हम ही को मत देंगे। लेकिन आज के युवा, महिला, पुरुष सभी समझ गए हैं और सभी नीतीश कुमार जी की जो सोच है, जो उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए जो काम किया नीतीश जी ने, पूरे भारतवर्ष में ऐसा किसी राज्य ने नहीं किया है जो कार्य अल्पसंख्यक समुदाय के लिए नीतीश सरकार ने किया है। पर धर्मेंद्र जी, वो जो पलायन करते हैं मजदूर, उनका आंकड़ा 1 करोड़ 4 लाख का है। युवा मजदूर जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया आपको है। नहीं बन गया, पर उनकी नाराजगी तो है ना, अभी भी वो परिवार से दूर है। 5,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 की नौकरी करने के लिए महानगरों सारे लोग अभी जो, अगर वो आपके अगेंस्ट गए तो आपको लगता नहीं कि मुश्किल आप लोगों के लिए है? नहीं, वो सारे लोग जो है ना समझ रहे हैं 2-3 सालों में सारे लोग जो बाहर गए हैं सब वापस आ जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से इंडस्ट्रियल विकास हर जिले में हो रहा है, जिस तरह से उन्होंने समूह बनाया है, उस तरीके से आज हमारे यहाँ 28 एथेनॉल प्लांट हैं बिहार में। तो ये किसकी देन है? हमारे जो सैयद साहब थे उद्योग मंत्री, उनकी देन थी। लेकिन दूसरे भी आए, नीतीश जी आए, मिश्रा जी उद्योग मंत्री रहे, तो उद्योग में अभी इतना विकास हो रहा है कि चिन्हित करके ज़मीन लोगों को दी जा रही है। लोगों को केंद्र सरकार बेनिफिट दे रही है जीएसटी पर, और कम पैसे में लोगों को मुहैया कराया जा रहा है। और केंद्र सरकार के अलावे स्टेट गवर्नमेंट ने 14 वर्ष के लिए छूट दी है और 30 से 40% का सब्सिडीज सरकार ने घोषणा किया है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और वो करीब करीब डेवलप हो गया है। अभी नीतीश जी के आते ही वो सारी सिस्टम में जो उद्योग यहाँ से भाग गए थे, आतंक में, भ्रष्टाचार के परेशानी में, वो सारे वापस आएंगे और एक अच्छा माहौल बनेगा और हमारा राज्य निरंतर विकास करेगा। सैयद साहब, जेडीयू के नेता को आपने सुना है, वो कह रहे हैं कि भाई पलायन वाले मजदूर उनके लिए भी सरकार के पिटारे में है, युवाओं को किस तरह से बढ़ाना है आगे, शिक्षा या रोजगार इस उनके पिटारे में है। और यही सब वजह है कि ये तमाम जो वर्ग है जिनका ये जिक्र कर रहे हैं धर्मेंद्र तिवारी साहब, ये महागठबंधन के, माफ कीजिएगा, एनडीए के साथ गया। अगर ऐसा है तब तो प्रचंड जीत से कोई रोक नहीं सकता, जैसा दावा कर रहे हैं जेडीयू के जो नेता वरिष्ठ यहाँ। देखिए, ये ख्याली पुलाव बना रहे हैं, ये सिर्फ ये सपना दिखा रहे हैं। पूरे बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा पद सृजित किया जाता है। पूरे बिहार की स्थिति में बता रहा हूं, राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा पद सृजित किया जाता है। वित्त विभाग सहमति देता है, तब पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। पूरे बिहार में मात्र 23 लाख पद सृजित हैं और ये रोजाना लाखों लाख के नियुक्ति का सपना दिखा रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि बिहार में रजिस्टर्ड तरीके से जो लोग पलायन किए हैं, बिहार सरकार के द्वारा जिन राज्यों में वो काम करें वहां रजिस्टर्ड, ऐसे 3 करोड़ बिहार के लोग पलायन किए हुए मजदूर हैं। और 20 साल से ही क्या कर रहे थे? एक लालू जी भी थे, एक फिल्मी हीरोइन के बारे में कहा था उन्होंने कि उनके गाल के तरह सड़क बना देंगे, क्या क्या कर देंगे। तो उनको भी लोगों ने देखा उनके फर्जी मामलों को, तो उनको हटा दिया, उनको जेल भी जाना पड़ा। के बाद ये 20 साल से क्या पलायन कर जाएंगे? इनको देखिए, अरे 3 करोड़ आपके नेता पलायन कर जाएंगे, आप लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 3 करोड़ लोग रजिस्टर्ड तरीके से पलायन किए हुए हैं, 3 करोड़ लोग। आप जानिए इस बात को, आपने कुछ किया नहीं। बीजेपी जो नेता है वो कह रहे हैं कि कल के नतीजों के बाद जनसुराज के नेता पलायन कर जाएंगे। अरे सुनिए ना, इनका नेता तो एक दूसरे को अपने में हरा रहा था। केंद्रीय पशुपालन मंत्री क्या बोल रहे थे मोकामा में, उनके लोग विजय सिन्हा जी, इनको जो उप मुख्यमंत्री थे, उन्हीं को हराने में लगे हुए थे। तो ये हम कहाँ आपके नेता पलायन कर जाएंगे, कल का इंतजार कीजिए।
12 बजे का इंतजार कीजिए, आपके नेता पलायन कर जाएंगे। आपको प्रश्न करना, एक मिनट। शशि साहब और सैयद साहब, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, स्वामी दिव्यज्ञान जी, कुछ सवाल आप लोगों से वो करना चाह रहे हैं जी। स्वामी साहब, स्वामी जी, जो माननीय सैयद साहब, हाँ, आप लोगों ने जो शुरुआत में वास्तविकता दिखाई, उसको सपना मैं नहीं कहूँगा, लेकिन प्रत्याशी घोषणा होने के बाद आपका ग्राफ, सोशल मीडिया कवरेज, फॉलोअर्स सारे कम होते चले गए। आपने 7 लोगों को सेलेक्ट किया था और 7 लोग में आपने एक को टिकट दिया, बाकी 6 को एनडीए वाले आपसे चुरा के कैसे ले गए या खुद वो चुनाव में निर्दलीय क्यों खड़ा हो गए, इसको आप लोगों ने कंटेम्प्ट क्यों नहीं किया? सैयद साहब, सवाल सुन लिया आपने? अजय सूरज, मैं आपको पूरे सम्मान और ज्ञान अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जब भारत का गृह मंत्री ही हमारे दानापुर के उम्मीदवार को अपने होटल में बंद रखता हो कि नॉमिनेशन नहीं हो, हम भारत का गृह मंत्री ही हमारे नहीं, गृह मंत्री पर सवाल नहीं है, विड्रॉ करा देता नहीं, है। ये सवाल सैयद साहब, एक बार प्रॉपर्ली सवाल सुन लीजिए। सैयद साहब, सवाल ये है कि आप लोग, सुनिए सैयद साहब, थोड़ा पेशेंस रखिए, सवाल सुन लीजिए सैयद साहब, आपकी बात नहीं आ पाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। सवाल ये किया है स्वामी दिव्यज्ञान जी ने कि आप लोग जितना एनर्जी के साथ चुनाव, जो मैं बोल रहा था, कैंडिडेट घोषणा के बाद आप लोगों ने एक सीट पर 7 लोग रखा था, 7 में 1 को टिकट दिया, बचे 6 आप लोगों से बागी हो गए, या तो निर्दलीय चुनाव लड़ लिए या फिर एनडीए के पक्ष में चले गए, तो इसको आप लोग क्यों नहीं रोक पाए? ऐसा 1-2 जगह हुआ है, ऐसा 2-4 जगह हुआ है। पूरे बिहार में हमारे सारे साथियों ने कसम खा के शपथ लेके एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। ये हमारे यहाँ सारे जो 6 उम्मीदवार, 5 उम्मीदवार थे, सब एक दूसरे के लिए काम कर रहे थे। इसी गलतफहमी में ये सब भ्रम मत फैलाइए। अच्छा चलिए, बीजेपी के लिए कुछ सवाल है स्वामी जी आपका। ऐसा है, क्या नाम है उनका, शशि रंजन सिंह जी। एक प्रश्न है कि जब प्रशांत किशोर जी ने पूरे इलाके को हिला दिया था, आप यहाँ तक उत्तर नहीं दे पाए कि आपके प्रदेश अध्यक्ष पर जो आरोप लगे थे वो गलत थे या सही थे, आपके स्वास्थ्य मंत्री पर जो आरोप लगे थे वो सही थे या गलत थे, आपके जीवेश मिश्रा जी पर भी जो आरोप लगे थे, ये सारे के सारे आरोप आपके यहाँ लगे, ना आपने जवाब दिया ना ये किया। यहाँ तक हो गया आपके यहाँ कि इंडिया फाउंडेशंस के शौर्य डोभाल को आना पड़ा इसको काउंटर करने के लिए, और विनय सहस्त्रबुद्धे को आना पड़ा। तो इतना स्तर बिहार में भाजपा का नैतिक स्तर इतना नीचे गिर गया है। अभी एक एमएलए का आपका वीडियो वायरल हुआ, उसमें उसकी फॉरेंसिक जांच हुई कि नहीं, एक नेत्री का भी वहाँ पर साफ दैनिक भास्कर वालों ने स्टिंग ऑपरेशन किया, वो फंसी। आप लोग इन पर कार्रवाई नहीं करते हैं, और जो राष्ट्रीयता और नैतिकता का पतन होता जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? शशि जी, देखिए, बात स्पष्ट है, आरोप लगाना आसान होता है, लेकिन आरोप को साबित करना मुश्किल होता है। ये जो प्रशांत किशोर जी की पार्टी है, खुद ये पलायन करने वाले लोग हैं। जब चुनाव आएगा तब ये आ जाएंगे। अभी बिहार में पहली बार इनका जन्म हुआ, इस चुनाव में गंभीर सवाल का गंभीर पहली बार जन्म हुआ है। कल जो है, कल 12 बजे के बाद बिहार से पलायन कर जाएंगे। अच्छा ठीक है, झोला बढ़ता है, वो जिला के अंदर से गंभीर आरोप किसने लगाया? आप लोगों की तरफ से काउंटर या जवाब क्यों नहीं? आदमी कहाँ है? आप इनकार पहले मैं बता रहा हूँ, अभी क्या चिल्ला रहे हैं? अरे यार, वोट नहीं है, क्यों चिल्ला रहे हैं? इतना गांव में चिल्लाते तो 2-4 वोट बढ़ जाता है। अच्छा सैयद साहब, थोड़ा ध्यान रखिए। शशि साहब, मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब सुन लीजिए मेरी बात। हाँ, दिव्यज्ञान साहब, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, उसी का जवाब दे रहे हैं आप। दिव्यज्ञान जी ने कहा, स्वामी दिव्यज्ञान जी ने कहा
कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर प्रशांत किशोर जी ने आरोप लगाया। हाँ। आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता पर आरोप साबित नहीं हुआ, कोई आरोप साबित नहीं हुआ। और उस व्यक्ति का मैं क्या जवाब दूं जो उसकी कोई नैतिकता नहीं है, जिसको जनता में स्वीकारता नहीं है, उसकी जवाब देने की जरूरत आपने कैसे तय कर लिया कि जनता में उनकी स्वीकार्यता नहीं है? शशि साहब ने आपने जनता में स्वीकार्यता है कि नहीं, कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से बिहार में चुनाव जीत रही है। थोड़ा ध्यान रखिए, आप लगातार बोलते रहेंगे तो किसी की आवाज नहीं आ पाएगी। सैयद साहब थोड़ा सा पेशेंस रखिए। शशि साहब, इन चोरों के बारे में, तेल चोर, आवाज नहीं आ रही है भाई साहब। जी जी शशि साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, बोलिए। वही आप जो स्वामी दिव्यांग जी ने आपसे प्रश्न किया उसको पूरा कीजिए कि आपके कोई नेता उसको डिफेंड करने या गलत या सही बोले आप क्यों नहीं आए? आप बोलते भाई जांच करा लेंगे हम, प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए वो भी कहते आप नजर नहीं आए। देखिए एक बात जान लीजिए, प्रशांत किशोर जी ने आरोप लगाया वो 2003 की घटना की बता रहे हैं। उस समय राष्ट्रीय जनता दल की बिहार में सरकार थी। क्यों नहीं राष्ट्रीय जनता दल की सरकार ने जांच कराई? नहीं तो उस समय जंगल राज था ना आप लोगों के हिसाब से, तो आपके समय रामराज है तो आप करा लेते जांच। जंगल राज था, जांच कराना चाहिए था। देखिए बात स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी का नेता भ्रष्ट नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आपसे राष्ट्रवाद की मैं राष्ट्रवाद हूं, आपसे डॉक्टर सही बात है यार की अपेक्षा होती है। आपसे हम चलते ही हैं भाई साहब, हम चलते हैं पर चलने की अपेक्षा होती है। हम चलते हैं, लेकिन ये झूठा आरोप लगाने वाले को हमने जनता पर छोड़ दिया। अच्छा, झूठा आपने कैसे तय कर लिया कि वो झूठा है वो सच्चा है? वो भी आप मत तय कीजिए। वो झूठा है वो भी आप तय मत कीजिए। स्टिंग ऑपरेशन हुआ बीजेपी के एक नेत्री का, उसमें भी आप लोग खामोश हो गए। वो सब तमाम चीजों पे जवाब देना चाहिए सर्विसेज के बारे में दैनिक भास्कर ने अगर जहां स्टिंग ऑपरेशन किया है और उसने कहा है, ना ही आपने दैनिक भास्कर पर किसी तरह मानहानि का दावा किया। हाँ, गलत है तो केस करते हैं। मानहानि का दावा किया, ना ही आपने उस महिला को वहां से निष्कासित किया अपनी पार्टी से। तो ये क्या आप पैमाना तय कर रहे हैं राष्ट्रवादी राजनीति का? शशि साहब देखिए, हम लोग जो दोषी होंगे, दोष साबित होगा तो निश्चित कार्रवाई होगी। इस स्टैंड पर भारतीय जनता पार्टी कायम है। एनडीए कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता गलत नहीं कर सकते। गलत करेंगे तो कार्रवाई निश्चित तय है। और ये प्रशांत किशोर बहुत छोटा चीज है भाई साहब, जनता ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। उनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये कल से पलायन कर जाएंगे, कल से बिहार में नजर ये लोग नहीं आएगा। हमने बिहार की जनता चलिए कल फिर मिलेंगे शशि रंजन साहब, कल फिर मिलेंगे जब नतीजे आएंगे और उस वक्त फिर हम सवाल जवाब करेंगे। फिलहाल समय समाप्त हो गया। स्वामी जी आपका बेहद शुक्रिया, तिवारी साहब बेहद शुक्रिया आपका, शशि रंजन जी बहुत शुक्रिया आपका, और सैयद मसूद्दीन साहब आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है नक्षत्र न्यूज को, इस डिबेट को